नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारे ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत में रुख करेंगे पंजाब का और बात करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान की। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कथित फर्जी वायरल वीडियो से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब श्री अकाल तख्त साहिब पर 29 जून को मुख्यमंत्री मान और सभी आप सिख विधायकों को तलब किया गया है। तो आप इस घटनाक्रम के पंजाब की राजनीति पर क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, ये दो घटनाक्रम है। बिल्कुल सर। एक तो वीडियो वाला आ गया, दूसरा जो 29 उनका है वो बेअदबी के संशोधन बिल जो है उसको। अगर आपको याद हो तो कुछ माह पहले जब ये स्वरूपों के गुम होने की बात चली थी और सानी सीए जो था उसके एक्शन था, उस समय मैंने ये कहा था कि ये मुद्दा ऐसा है जिसको 27 के चुनाव आने तक उठेगा। बिल्कुल सर। आज बिल्कुल 6 महीने पहले वही स्थिति दोबारा बन के आ गई। जहां तक वीडियो की बात है तो मुख्यमंत्री मान ने बड़ा स्पष्ट रूप से, उनके जो मीडिया एडवाइजर पन्नू, उन्होंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चीमा, इन्होंने तीनों ने आगे बड़े खुले शब्दों में कहा कि हमने भी लैब से कहा और रिपोर्ट भी दिया और उन्होंने एडीजीपी से बात भी करी है, एक रिक्वेस्ट लेटर भी दी है कि सारी छानबीन करा के एक्शन लिया जाए क्योंकि ये सारी फर्जी है। बिल्कुल सर। और अकाल तख्त साहब कह रहे हैं कि ये है और ये एक विवाद का विषय बन गया। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ भगवंत मान आगे आए या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या उनका मीडिया वाले, उससे ये संकेत मिलता है कि वो वीडियो में वो अपने आप को मतलब बाहर रखते हैं, संलिप्त नहीं है। मतलब जो बाकी तो जो आगे का आएगा उसके ज़्यादा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये 2025 में जो वीडियो जो वायरल हुआ था तो सुखबीर बादल पे भी ये मोगा में जो हुए थे तो उनका केस बना हुआ है, तो 25 की चल रही है। तो अब जैसे जैसे चुनाव सामने नजदीक आते जाएंगे तो ये मुद्दा दोबारा, एक तो उनकी जो अपना स्पष्टीकरण आ गया और विशेष रूप से ये मुख्यमंत्री का आ गया कि मैं अकाल तख्त के सामने तो जरूरत ही नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी कार्य करूँ। उनकी अकाल तख्त सामने, पर ये जहां तक ये वीडियो का सवाल है, मैं नहीं, किसी को मेरे को फंसाने के लिए बनाया गया। और जनमत जो आम आदमी की चर्चा में है वो भी यही सोचते हैं कि ये इसका फेक है या इसको दबाव बनाने के लिए बनाया। अब सच्चाई क्या है ये तो एक बात समय के बाद पता चलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी में जाएगा तो वो अलग बात। दूसरी बात रही 29 जून के जो बेअदबी कानून संशोधन कानून को लेकर जो उन्होंने सबको सिख विधायकों को बुलाया और हिंदू विधायकों को भी चिट्ठी लिखी है स्पष्टीकरण दो, उनको सर लिखित में स्पष्टीकरण। अब इसमें एक इसके साथ एक मैं, और इससे पहले कि मैं पीछे जाऊं इतिहास में जाऊं, अगर चिट्ठी विधायकों को दी है तो मंजूरी तो राज्यपाल ने भी दी है। राज्यपाल को भी नोटिस दो फिर, मैं आपने मंजूरी कैसे दे दी? क्योंकि उन्होंने पारित किया लागू, तो पहले 2 दफा ये कानून बनने की गया, राज्यपाल ने नहीं माने, इस दफा राज्यपाल ने मान लिया, जो नए राज्यपाल है उन्होंने मान लिया। तो ये चिट्ठी फिर राज्यपाल को भी जानी चाहिए थी कि हाँ जी आपने कैसे पास कर दिया जी, वो एक चैप्टर। अब इसके अतीत में जाएं तो ये 2008 में अकाली दल भाजपा सरकार ने, गठबंधन सरकार की थी उस समय, उन्होंने ये एक विधेयक बनाया था बेअदबी को लेकर, सत्कार बिल और गुरुग्राम साहब का। उसमें मुख्य जो उद्देश्य था उस समय ये था कि अमृतसर में एक घटना हुई थी, कुछ निहंग सिंह गए थे वहां पे, पब्लिशर लोकल 2-3 पब्लिशर थे जो ग्रंथ साहब के प्रकाशित करते थे। तो उनकी आपत्ति थी कि ये मर्यादा में प्रकाशित नहीं हो रहा, ये उसके जो वहां पे जो हालात परिस्थितियां थी, तो काम करने वाले भी और जो दूसरे जैसे जिस तरह उन्होंने रखा हुआ था, तो उसको देखकर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो 2008 में बादल सरकार ने ये बिल ले आए
कि ग्रंथ साहब की प्रकाशन जो है वो SGPC करेगी और कोई करेगा नहीं, क्योंकि रख रखाव मर्यादा की बात है, तो ये एकीकृत अधिकार SGPC का होगा। ठीक है, जब वो शुरू होगा तो उसके बाद 2014 में ये 300 स्वरूप के बीच में आ गया, 300 ऑडिट क्योंकि साने ने करना था, वो स्वरूप नहीं मिले तो साने पे भी उंगली उठी क्योंकि सुखबीर के नजदीक थे, तो उनको फीस, बड़ी मोटी फीस मिल रही थी ऑडिट की, तो वो भी एक हो रहा था। जब स्वरूप गुम होगा तो SGPC ने कंप्लेंट भी कर दी, FIR करवा दी कि हाँ स्वरूप हुआ, और जब ऑब्जेक्शन साने CA पे लगा तो उनकी फीस भी कट कर दी गई और उनको कुछ देर के लिए उनकी वर्किंग रोक दी गई और फिर बाद में बहाल हो गए वो खिला। जब ये उसके बाद 15 में बेअदबी का फिर मामला आ गया, फिर वो बहुत उभर गया, उसके बाद गोलीकांड चल गई, आदमी 2 मर गए, वो सारा। 2017 में ये मुद्दा इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उभर कर आया और कांग्रेस ने कहा कि जो बेअदबी के मामले हम इन पे सख्त एक्शन लेंगे। वो हो गया अकाली दल बादल, और इस स्थिति में ये आ गए कि वो डिफेंसिव हो गए, ये अग्रेसिव हो गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई। उन्होंने आगे फिर FIR दर्ज करके, और पर वो कार्रवाई कागजी चलती रही, सब कुछ हो गया, पर कुछ ठोस कदम जिसको कहते हैं, दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई क्या होगा, तो सारे ये बीच में रहे। आ गया 2022, आम आदमी पार्टी ने भी ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा इसको और उठा, जब उसमें जब आम आदमी पार्टी को जब ये इतना होगा, तो जब ये आखिरला साइड उन्होंने 2026 में जो 2018 का, क्योंकि उन्होंने पहला जो कानून बनाया तो राज्यपाल सरकार ने क्या, इन्होंने संशोधन 2026 कर दिया, उसमें जो टर्म्स जो थी उनके, वो सजा की या वो सख्त होती गई, जुर्माने की भी सख्त हो गई। मेन जो अकाल तख्त की जो नोटिस आया वो ये आया है कि एक तो सिख संगठनों से इन्होंने विचार नहीं किया संशोधन बिल लाने, एक पहला विपत्ति उन्होंने दी। दूसरी उन्होंने 2 शब्दों पे विपत्ति बहुत उनकी रही कि कस्टोडियन की परिभाषा, और एक तीसरा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के लिखे स्टोर, वो उनका स्टोर, गुरु ग्रंथ साहब का स्टोर में नहीं आ सकता, मतलब ये शब्द ठीक नहीं है। ग्रंथ साहब स्टोर, भंडारण या स्टोर जो शब्द है वो ठीक नहीं है, इसको अब कस्टोडियन की है ये कि जो कानून में इन्होंने संशोधन किया, उसमें कानून में कस्टोडियन किसको कहा है कि जिसके पास स्वरूप है। अब जिसके पास स्वरूप का मीन्स के गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटियां, और यहाँ में 12,500-13,000 पंजाब के गांव है, औसत हर गांव में एक गुरुद्वारा है, औसत हर गांव में एक गुरुद्वारा है। तो वो सारी जो प्रबंधक कमेटियां वो कस्टोडियन के डेफिनेशन में आ गई, उनके ऊपर कानून बन गया। और उसके साथ साथ वहां के जो ग्रंथी हैं, पाठी हैं, वो आ गए। फिर इसके साथ जो वो अपने घर में पाठ करवाता है, गुरु ग्रंथ साहब को प्रकाश करवाता है, तो वो भी उस समय कस्टोडियन बन गया। उस हालत में कोई बेमर्यादी बात हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? सर घर में भी कई लोगों ने प्रकाश किया, वही भी प्रकाश ना गुरु ग्रंथ साहब घर में, वो तो एक परमानेंट कराता है, वैसे पाठ कराना वैसे भी तो कराते हैं ना। तो उस समय में उसके घर में कौन मर्यादा का ख्याल रखेगा, कौन नहीं रख रहा, एक बात होगी। फिर इसके बाद दूसरा जो मैं समझता हूं, इस कानून के साथ आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी ऊपर बैठ गए। समस्या ये है, जो मेरे ख्याल में कि कानून बनाते समय उनकी मंशा थी या नहीं थी, और उसका परिणाम ये है कि आप इस कानून के माध्यम से आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर प्रकाशन तो वही करते हैं, अब कस्टोडियन वो भी कस्टोडियन है, जब उन्होंने प्रकाशन भी करना है उसके आगे भेजना भी है, जहाँ प्रकाश होना तो भेजना भी उन्होंने सारा कर, तो इसका मतलब उस पर भी एक लगी। तीसरा ये है कि अब आज तो आम आदमी पार्टी सरकार है, कल को किसी और की आ जाए, तो ये कानून मिस यूज जिसको कहते हैं, इसी को राजनीतिक दृष्टि से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है जिसपे अकाल तख्त ने ये मांगी, डिटेल मांगी है। अब सरकार की तरफ से यह है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। मेरा यह है कि देखिए, इन्होंने अकाल तख्त और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं।
अकाल तख्त एक रूहानी स्थान है जिसके आगे केवल सिख ही नहीं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के संप्रदाय के हैं, वो अकाल तख्त को उस रूहानी जगह की तरह देखते हैं और उसको नतमस्तक होते हैं, उसका मान सम्मान उसी तरह होता है। अब समस्या ये है कि अकाल तख्त उस रूहानियत से राजनीति में आ गए। अकाल तख्त को ये चाहिए था कि ये ऑब्जेक्शन हमारे हैं, ये जो उन्होंने बुलाया है, अगर नहीं आते तो एक समस्या अकाल तख्त कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ दोषी को करार उन्होंने पहले ही कर दिया, सुनने से पहले ही, मतलब उन्होंने भगवंत मान को सुनने से पहले दोषी करार कर दिया कि ये गुरु का दोषी है और ये घोषित कर दिया ना। तो ये एक राजनीतिक, और समाज भी ये समझ रहा है कि SGPC अकाल तख्त और अकाल तख्त की जो मर्यादा है वो उसका शब्दों में व्याख्या नहीं करता, वो एहसास है, भाव है। बिल्कुल। जब जाता आदमी तो उस भाव में जाता है, समर्पण के भाव से जाता है। तो ये स्थिति बनी। अब दोषी उन्होंने पहले कहा तो अब वो जाए तब भी कोई फायदा नहीं, एक्सप्लेनेशन माफी मांग ले, ना जाए तो अब हुआ क्या है कि ये जो इतनी सख्त कार्रवाई 2024 के दिसंबर में सुखबीर बादल खुद पेश हुआ था बेअदबी के मामलों में, उसने स्वीकार किया, माफी मांगी, सब कुछ हो गया, उनको सजा भी मिल गई। पर उसमें एक चीज देखिए, अकाल तख्त ने उस समय आदेश दिया था सुखबीर बादल को कि अपने प्रधानगी से त्याग पत्र देके 7 मेंबर कमेटी बनी है अकाली दल को, क्योंकि बागी धड़े ने अपील की थी तो पेश हुआ तो सारा, तो अकाल तख्त ने उस समय आदेश दिया था कि सुखबीर बादल अपने प्रधानगी पद से त्याग पत्र देके 7 मेंबर कमेटी बनाई थी, ये अकाली दल कार्यकर्ताओं के दोबारा से भर्ती शुरू करेंगे और उसके बाद भर्ती के बाद चुनाव होंगे जो बने। सुखबीर बादल नहीं माना तो अकाल तख्त ने क्या किया, बिल्कुल सुखबीर बादल आज भी माना। तो ये बात खास बचपन में या कि आम आदमी पढ़ाया जाता है कि जो इंसान जिस पदवी में बैठता है, कुर्सी भी बैठता है, उस कुर्सी की उठान और पतन उस आदमी के कर होता है, चाहे वो सरकार की तरफ से देखें चाहे इधर देखें अकाल तख्त। तो ये मर्यादा सरकार ने कानून इतनी सख्त बना दिया कि इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आज की डेट में तो ये SGPC के ऊपर बैठ के, वो SGPC इतने सालों 100 साल की जो बनी है तो उसके बाद सरकार का नियंत्रण कैसे बन जाए, कोई सरकार नहीं, पर ये कानून के हिसाब से बन के कल को कोई दे तो SGPC पे गुरुद्वारा प्रबंधक जो जितने गुरुद्वारे हैं वो सारों पे शिकायत हो सकती है, जिनके घरों में है उनके शिकायत हो सकती है। आपने जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, बिल्कुल सर, फलाने ने ईश निंदा किया जी, मॉब इकट्ठा हुआ मार दिया, तो यहाँ पे भी कोई कल को 50 आदमी इकट्ठा हो इस घर के में चले जाए जी इन्होंने जी मर्यादा नहीं कानून मार दो। कोई किसी की पॉलिटिकल लागतबाजी है, आज भी ड्यू टू आफ्टर ऑल आज भी जो राजनीति हो रही है ना, सरकार ने पहले बनाया फिर अकाल तख्त आज आमने सामने खड़े हो गए। ये टकराव ना तो पंजाब के लिए अच्छा ना पंजाब वासियों के लिए अच्छा है। 80-90 का दशक हम देख चुके हैं, ये टकराव वहीं से शुरू हुआ था। ये दोनों चीजें अपनी अपनी मर्यादा में रह के करें, और मेरे अपनी मानता व्यक्ति मानता है कि अकाल तख्त एक रूहानी आध्यात्मिक स्थान है, उसको सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में आना चाहिए, उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर उसको ये उस जो जत्थेदार साहब है उनको चाहिए था कि ये अगर ये सारे मुद्दे हैं सरकार नहीं सुन रही, उन्होंने किया है तो सिख इंट्रोडक्शन की कमेटी बनाते, वो उस पर ये सारी बातें रखते कि ये बात सरकार से उठाई जाए, डिस्कस की जाए, और इस पे अगर नहीं है तो फिर वो सिख समाज के पास जाते कि देखो ये मुद्दे हैं हमने सरकार के सामने रखे हैं, सरकार नहीं मान रही, तो ये फिर मुद्दा समाज के पास जाता है, जनमत के पास। आज जनमत है ही नहीं, इस मुद्दे पे जनमत कहीं नहीं खड़ी। वो जब भगवंत मान ये कह रहे हैं कि मैं अकाल तख्त के आगे तो बोल ही नहीं सकता, मैं खड़ा हूं जैसे मर्जी कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सजा क्या दे सकते हो, बिल्कुल सर,
अच्छा, जो सिख है ही नहीं, हिंदू है, हम्म, वो उनको तो वैसे ही नहीं मानता इस हिसाब से, क्योंकि हिंदू को अलग मानते हैं, हम्म, तो वो अकाल तख्त उसके पैसे चले, राज्यपाल को नहीं बनाया। दूसरी बात, जितने विधायक है वो केवल सिखों के मतों से नहीं बने, उसमें मुसलमानों के मत हैं, ईसाइयों के भी हैं, हिंदुओं के भी, दलित के भी, पिछड़े के भी, सारे वो पंजाबियों के मत से आया है, केवल सिखों को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो मुद्दा है केवल सिखों का। तो जब आप धर्म और राजनीति को इस तरह एक दूसरे को शेयर मात के रूप में लेना शुरू करेंगे, तो ये इस समय की परिस्थितियों के अनुसार पंजाब का भविष्य के वर्तमान भविष्य सबके लिए ही नुकसानदेह है। ये दोनों धिरों को, सरकार को भी ये चाहिए कि अब अकाल तख्त साहब ने ये बात कही है, उनके जो कस्टोडियन की बात है, स्टोर की बात है, या सिख संस्थाओं से तीन बातें मुख्य रूप से है, तो ये सरकार को भी चाहिए कि वो सिख, मैंने पहले भी बोला कि ये मुद्दा उठेगा, सरकार को इस समय ये चाहिए कि ये कमेटी 5 या 10 या 11 आदमी की जो बनाए, जो सुझाव आए हैं, जो आपत्तियां आई हैं, उन पे डिस्कस करके इसमें संशोधन करें, और जब तक ये फाइनल होता उस तक बिल को स्थगित कर दें। इम्प्लीमेंटेशन उसको सरकार रोक सकती है, भाई हमने कैबिनेट में पास करके जब तक ये नहीं आती, टिल दैट हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कम से कम ये टकराव नहीं होना चाहिए। ये पंजाब और पंजाब वासियों सबके लिए नुकसानदेह है, देश प्रदेश जिसको भी शब्द का इसका है। तो आगे भविष्य के लिए भी मैं कहता हूँ कि अकाल तख्त की मर्यादा, उसके आध्यात्मिक स्तर, उसकी रूहानियत को देखते हुए उसको जो भौतिक, ये राजनीतिक भौतिक चीज है, इसमें सीधा भविष्य में भी नहीं आना चाहिए। आज तो जो आगे अब जो होगी स्थिति, उसको टालने के लिए ये एक हल है, सरकार कमेटी बनाए, वो कमेटी पेश हो जाए अकाल तख्त के पास सामने कि ये सरकार की कमेटी बन गई, आपके जो मुद्दे थे हम उसको ले रहे हैं, बिल्कुल सिर माथे आपके, जो आपने कहा हुक्म हमारे सिर माथे, आपके चरणों में खड़े हम आपके, तो उसको आगे करें, ताकि ये सरकार और जो अकाल तख्त का टकराव बच जाए। ये नुकसानदेह, ये अकाल तख्त अपनी कद है, अपना उसका स्थान है, उसको इस सरकार के नीचे आना ही नहीं चाहिए। सरकार उसके पास जाए और कमेटी बना दे, 5 आदमी 10 आदमी की, जाके करे आपके मुद्दे हम ले रहे हैं। 29 जून को उन्होंने बुलाया, उससे 29 जून को जाके अपना उन्होंने भी चिट्ठी कटी है, निकाली है, तो ये भी अपने रिटर्न एक जाके 11 आदमी की बना दें, अभी टाइम है, बना के उनको बोले कि आपके मुद्दों पर सरकार विचार करिए, हम तब तक इसको रोक दिया, बात खत्म हो जाएगी। टकराव फिर आगे 2027 के इलेक्शन और बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो नुकसान है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदेश की, यानी अमेरिका और ईरान की। सर, अमेरिका और ईरान ने जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो अब प्रश्न ये है कि आप इस समझौते और मुलाकात के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को किस तरह से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, 2 चीजें हैं जी। जो ईरान और अमेरिका का जो समझौता हुआ, ये 2 मतलब पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से ये लड़ाई चल रही थी, और इसमें 165 लाख करोड़ रुपए फूके गए हैं, 7500 से अधिक आदमी मारे गए हैं इस साल में। और इसके अलावा क्योंकि कच्चा तेल और गैस की कमी के कारण कई देशों के आर्थिक व्यवस्था हिल गई है, मतलब बजट ही उनके सारे हिल गए, क्योंकि जो प्राइस पहले थी वो बढ़ गई, और सारे डिपेंडेंट गैस और कच्चे तेल पे। भारत में उसी में, भारत में महंगाई है, तो छोटे देशों की हालत देखिए ना, उनकी क्या स्थिति है अब। तो इस कारण मैं कहता हूँ कि ये एक राहत भरा जो फैसला है, ये केवल 2 उन देशों के लिए नहीं है, देशवासी सारे दुनिया के लिए राहत का काम है कि। और इस पे एक प्रश्न लग गया था कि इजराइल और लेबनान का, आज वो भी आ गया कि उनके भी समझौता हो गया, क्योंकि कल इजराइल का अटैक हुआ था, लेबनान में 18 लोग मारे गए थे सारा। तो ट्रंप ने कहा, तो ईरान ने भी कहा कि समझौते का फायदा ही कोई नहीं, अगर उन्होंने हिजबुल पे अटैक करना तो वो रुक गया। तो कम से कम ये एक एडिशनल जो बात मजबूत करती है इसको, ये करती है। अब ये देखिए, संघर्ष, लड़ाई शुरू कैसे हुई? लड़ाई तो अमेरिका ने शुरू की थी कि उसका पहला लक्ष्य था कि खुमानी सरकार को सत्ता बदल जाएगी,
दूसरा था कि यूरेनियम और जो परमाणु की तरफ से पहुंचे हुए हैं, परमाणु वो शक्ति आगे ना बढ़े, उनका कार्यक्रम वो रुक जाएगा। और ये दोनों स्थितियां उनको नहीं मिली। ना तो परमाणु को वो इतना है, उन्होंने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यूरेनियम देंगे नहीं किसी को, ये बात आ गई। खमैनी की सत्ता थी तो आगे उनका बेटा आ गया, तो जो और जो सत्ता परिवर्तन थे वो बदलने के बजाय मजबूत हो गई। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो हॉर्मस जो है उस पे ईरान का एक अप्रत्यक्ष कब्जा ही हो गया एक तरह से। 60 दिन तो उन्होंने बोल दिया, 60 दिन के बाद क्या स्थिति है, ये तो बस ईरान को इस बात का एहसास हो गया कि हम ये कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। सर उसके बाद उन्होंने कह दिया टैक्स लगाएंगे। हाँ, टैक्स लगाएंगे। आज उन्होंने हमने पैसा नहीं देना, जो कुछ वो मतलब ये 60 दिन में अभी कई उतार चढ़ाव आएंगे। जो ट्रम्प की समस्या ये है कि जब वो बोल देते हैं अपने शब्दों में टिकते नहीं। इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और 80 साल के वो इस आयु में भी आदमी परिपक्व होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़ा आदमी इतने बड़े देश के पद पे बैठा है, उस अपने शब्दों को लेकर गंभीर नहीं है। इसी कारण इस सारे युद्ध में अगर देखें नक्सल, तो अमेरिका की छवि कमजोर होगी। सब कुछ होने के बाद उसके पैसा भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, क्योंकि बड़बोलापन ट्रम्प का। दूसरी तरफ जो ईरान बेशक सैन्य दृष्टि से कमजोर पड़ा, आर्थिक दृष्टि से कंगाल की स्थिति भी है, पर नैतिक दृष्टि से उसका पक्ष मजबूत होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी छवि मजबूत हुई है, साख और छवि अमेरिका की कमजोर होगी। अब ये चीजें सारी हैं, तो इस पे अगर आप ओवरऑल देखें तो यही है कि लड़ाई या संघर्ष में आदमी का चरित्र बनता है। ईरान का चरित्र बना, मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ। उसकी मजबूती सामने आई, उसकी इच्छा शक्ति, उसके ईरानियों की मैं समझता हूँ कि दाद तो उनकी देनी चाहिए, जिन्होंने इतने बम्बारमेंट देखी, सब कुछ देखा, उन्होंने नहीं उससे देखिए कमाने हमले से पहले वहां पे असंतोष की लहर चल रही थी, सत्ता पलटने के बाद उसी के अंदाजे से इन्होंने अमेरिका ने अटैक किया, पर अटैक करते ही वो सारा दोष खत्म हो गया। लोग सरकार के साथ खड़े हो गए, उन्होंने अपना आत्मसम्मान स्वाभिमान सामने रखा, बाकी बातें बाद में। ईरान पहले, मातृभूमि पहले, और ईरान के लिए उन्होंने कुर्बानियां भी दी, कंगाली भी देखी, सब कुछ देखा, तो दबाव देखा। ये तो ये एक दो पक्ष हमारे सामने है कि केवल ताकत, पैसा, धन ये सब कुछ नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मबल, आत्म विश्वास और आपका चरित्र, जो अपने देश के प्रति आपकी सिंसेरिटी ईरान ने वो दिखाई है। और दूसरी बात ये है कि खाड़ी देशों का जो है दबदबा, ईरान अब सुप्रीम बन गया, क्योंकि जो खाड़ी देश सारे वो उनके सपने लग गए कि अमेरिका की फोर्सेज जहाँ पे हमें बचाने चाहिए। अब अगली बात मैं कहता हूँ, इस समझौते के बाद जहाँ तक भारत की स्थिति है, कच्चा तेल, गैस, ये सुविधा आने शुरू हो गए तो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल 2-4 महीने में लगेंगे, ठीक हो। पर इससे आगे मैं कहता हूँ, देखिए ईरान और अमेरिका में जब संबंध थोड़े से सामान्य हो 60 दिनों के बाद, अभी 60 दिन में कई उतराव चढ़ाव आएंगे, क्योंकि ट्रम्प का बोलता है क्या शाम को क्या सुबह पता ही नहीं उसका, तो उसकी एक्शन का रिएक्शन चलता जाएगा। पर 60 दिन के बाद अगर ये सब कुछ नॉर्मल, आगे स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो भारत को ये चाहिए कि क्योंकि ईरान में अब निर्माण होना है, अपना निवेश वहां पे करें, अपना व्यापार की दृष्टि से अपने संबंध भी मजबूत करेंगे, निवेश भी होगा, तो आर्थिक स्थिति जो झटका लगा वो एक आउट मिल जाता ना, जैसे वहां पे जाए तो वहां पे अपना निवेश करो। तो भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इस दौर से ऊपर उठकर, हार जीत से बाहर निकल के व्यापार की दृष्टि से, अपने संबंधों की दृष्टि से निवेश भी बढ़ाए, ईरान से अपने संबंध भी बढ़ाए। तो अब रही आपकी जो G7 में दोनों की मुलाकात हुई, ट्रम्प की और प्रधानमंत्री मोदी की, देखिए वहां पे उसने दो बातें कही। एक तो ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत तारीफ की कि ये बड़े अच्छे हैं, इरादे के मजबूत हैं, बातचीत करने, अपना राष्ट्र हित को देखते हैं, सारा तो स्ट्रांग आदमी है, बातचीत में कम करते हैं पर एक्शन ज्यादा लेते हैं। जो
ये एक तो ठीक हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर भारत पर युद्ध कोई करता तो हम भारत के साथ खड़े हैं। ये तो है पॉजिटिव साइड। पर जो एक्शन देखें, ये जबानी जमा खर्च मैं इसको मानता हूँ, पंजाबी कहते हैं जबानी जमा खर्च। दूसरी साइड देखें, टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाए, भारत के 3 नाविक मारे, पता होते हुए भी जो भारतीय हैं। अमेरिका ने उस समय अटैक किया हमारे 3, जिसको मोदी ने उठाया वहां पे अपना रोष प्रकट किया, जब हमारे आदमी थे हमने मारे क्यों, उस हादसे पे अटैक क्यों किया, रोष का ये आगे। तीसरी बात जो देते हैं कि उन्होंने जो एक नक्शा जारी किया है उसमें पीओ को और अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा दिखाया ही नहीं उन्होंने। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और अक्साई, ये उन्होंने भारत के हिस्से नहीं दिखाया। तो इसका यह है कि उनके दिमाग में कुछ है, करते कुछ है, तो आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं उसको एक भरोसेमंद मित्र के रूप में नहीं देखता, वो सेल्फिश एक वर्ड है, तो स्वार्थी है अमेरिका। वो उनकी नीति वही है जो उनके राष्ट्र के हित में, क्योंकि उनको पाकिस्तान की समय जरूरत थी, उन्होंने वो मानचित्र में पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे दी, बातचीत में मोदी को खुश कर दिया। तो ये चीज समझने की, भारतीयों को समझने की, भारत सरकार भी समझे कि भारतीय भी समझे कि अमेरिका एक अच्छा या भरोसेमंद दोस्त नहीं है। ये व्यापारिक दृष्टि से आपको समय समय पर अपने निर्णय लेने में आप आंखें बंद करके उसके साथ डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उस पर एतबार नहीं कर सकते आप। वो किस समय आंखें पलट जाए, ये एक इस मुलाकात का तो मैं यही समझ सकता हूँ संकेत है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के साथ उनकी जो दोस्ती बढ़ती जा रही है और उन्होंने जो ये मानचित्र किया, ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए और भारत को दबाव बनाने के लिए किया। तो भारत ने स्टैंड लिया था, उस स्टैंड भारत पे दबाव बनाने के लिए और उनको खुश करने के लिए। तो इसको इसी दृष्टि से लेना चाहिए। खुश नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी और भारत के खड़े हैं। खड़े जवान भारत के पास आज हमला करने की हिम्मत किसकी है जल्दी? सही में सर, भारत में कौन आज हमला कर सकता? पड़ोसी तो कर नहीं सकते बाहर। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, मेरी ये मानना। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस समय 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। तो पंजाब भाजपा के लिए संगठनात्मक रूप से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, संगठनात्मक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर पीछे जाए कुछ समय पहले तो अमित शाह ने मोगा रैली में की थी, बड़ी सक्सेसफुल की थी वो माझा की रैली। तो उस दृष्टि से ये अगला बड़ा कदम है। इससे पहले उन्होंने जाट सिख को, केवल ढिल्लों को भाजपा अध्यक्ष बना दिया। अब ये खुद भी नए हैं, पहली दफा केवल ढिल्लों भी इन्होंने बनाया। तो ये पंजाब का दौरा ये 2 प्रधानों का एक वार्तालाप का पहला सीधे डायरेक्ट जो है, एक तो वो हो गया। दूसरी बात यह है कि जब ये आएंगे तो इन्होंने पहले माझे में, अमृतसर में जाना, फिर दोआबा जलंधर आ गया, लास्ट पड़ाव इनका लुधियाना वो माझे में होता है। माझा, दोआबा, मालवा, इसके जो कार्यकर्ता में अपने भी जन सुधारण के जो एक जनमत जिसको कहते हैं, क्योंकि नए प्रधान बनने के बाद पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी चर्चा है। आज सब पंजाब में चर्चा है कि भाजपा का, और इसकी चर्चा का कारण क्या है कि एक तो मुगल अली हम कहते हैं, दूसरा यह है कि बंगाल की फतेह के बाद अब पंजाब फतेह का टारगेट है। बिल्कुल सर। पॉलिटिकल पार्टी है तो अब टारगेट, अब सिर्फ एक टारगेट है पंजाब फतेह। तो चुनावों की तैयारी की तरफ पहला कदम, हाँ, क्योंकि इनके आने से पहले चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी भाजपा ने सारी डिस्कशन किया है, क्योंकि ये संगठन को अभी तो प्रधान नियुक्त किया, प्रधान ने आगे नियुक्तियां करनी है, दलित, पिछड़े, जाट, हिंदू सारे करना है। और इसके बाद पार्टी के पीछे जो दिल्ली और चंडीगढ़ की जो मीटिंग है उसमें संघ भी थे, भाजपा भी थे, और डिस्कशन का मुद्दा यही है कि एक धड़ा कह रहा है कि अकाली दल भाजपा का गठबंधन हो, दूसरा कहता ना हो, हम इंडिपेंडेंट 117 में सीधे लड़े। ये चर्चा का, ये भी चर्चा का विषय आएगा, संगठन की भी आएगी, राजनीतिक गठबंधन का भी आएगा। तो ये एक कार्यकर्ता के लिए भी जोश पैदा करेगा और उनको लक्ष्य दिया जाएगा कि हमारा अब ये पंजाब फतेह का एक टारगेट है, उसके लिए क्या क्या सुझाव आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको
याद हो तो मैं तो शुरू से इसी बात पर हूँ, गठबंधन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि मुझे लगता है कि मैं गलत था उस समय। आज की परिस्थितियां ये कहती है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि सुखबीर बादल ने ये जो कदम उठाए हैं, जैसे अब उन्होंने बोला कि 15 जुलाई से मैं धर्म मोर्चा लगाना चाहूँ, तो ये एक उनकी नेगेटिविटी वाली, या 50-60 साल पहले की जो सोच थी, बिल्कुल उस 60 साल पीरियड बीत गया धर्म। 66 के बाद आप जो लड़ाई अकाली 66 से 90 तक थी, अब वो दौर खत्म हो चुका है। अगर आप नकारात्मक रूप में जाएंगे तो भाजपा का उसका नुकसान होने जा रहा है। मेरी आज की सोच है। पहले मैं सोचता था कि नहीं, अब की स्थिति ये है कि जो चर्चा चल रही है, तो भाजपा 117 में, हाँ वो भाजपा को ये करना पड़ेगा कि संगठन में, और जो 117 उम्मीदवार बना, उसको बड़ा ब्रॉडर व्यू से लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी वर्ग, सभी समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देगी। क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा, उतना ही लड़ाई, जो विचार आगे मजबूती के साथ आगे रखे जाए। अगर संगठन पर कोई कमजोरी आई या वहां पे ठीक निर्णय ना हुआ, तो फिर अगली लड़ाई, जो राजनीतिक लड़ाई हमने लड़नी है, उसमें परेशानी होगी। तो ये चर्चा का विषय पंजाब भाजपा के उत्साह है और लक्ष्य सामने है। सेना की जैसे तैयारी, रणनीतियां बनेगी, तो उस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, दौरा उनका पंजाब की और भाजपा के विशेष रूप से होगा। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास का रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। बात महाराष्ट्र की, सर, महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों से मजबूत और दबदबा रखने वाली शिवसेना फिर टूट की कगार पर है। तो शिवसेना, टीएमसी और बाकी क्षेत्रीय दलों के बिखराव की वजह से एनडीए की संसद के दोनों सदनों में इसकी ताकत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, उनकी ताकत तो बढ़ रही है, एनडीए की तो ताकत बढ़ ही रही है। 6 ये दूसरे प्रश्न ये है कि जैसे शिवसेना के बाद ये दूसरा है उनका बिखराव। पहले शिंदे निकले, अब 6 एमपी, 9 में से 6 निकल गए। तो टीएमसी के 20, उससे पहले विधायक 58 निकल गए। अब तो समाजवादी पार्टी की चर्चा उनके निकले। अगर हम अतीत में जाए तो शरद पवार के, उनके भतीजे बाहर निकले। क्योंकि अब सबकी देखो, ये जितनी है ना, तो मीडिया में भी और विपक्षी दल, ये सब भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, नैतिकता छोड़ रहे हैं, ये क्षेत्रीय दलों को तोड़ रहे हैं सामना। अब मेरा प्रश्न उनसे ही है कि राजनीति में नैतिकता एक सीमा तक है, उसके बाद साम दाम, सत्ता पहला है, एक बात। दूसरी बात, ये जो भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं, ये अपने पे उंगली क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये क्षेत्रीय दल जितने भी उभरे, इन्होंने क्षेत्र की समस्या को लेकर, क्षेत्र के लोगों की भावना को लेकर अपने आप में अस्तित्व में आए। ठीक है, समय के साथ ये परिवारवाद में बदल गया। बिल्कुल। अब शरद पवार अपने परिवार तक सिर्फ उनको अपनी लड़की को, उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे उन्होंने अपने भतीजे को भी नहीं दिए, उद्धव को अपने बेटे को दे दी। उद्धव, उनका भतीजा भी अलग हो गया। अब टीएमसी में भी उसने अपने दे दी, अपने भतीजे को आगे कर दिया। समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह आगे आ गया। अगर हम अकाली दल बादल देखें तो ऊपर बादल आ गया। केवल एक आम आदमी पार्टी की जो 7 एमपी गए उनको छोड़ दें, बाकी जितने हैं, लालू यादव को देख ले, उन सब में अगर राष्ट्र स्तर पर देखें तो इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, आगे प्रियंका का शुरू होगा। ये प्रवाद, अगर आपको ये लगता है कि लोकतंत्र इस कारण कमजोर हो रहा है, आप भाजपा को गाली देने के बजाय उसमें अपना अहम त्याग दो ना। अपना अहम क्यों नहीं त्यागते? ना गांधी परिवार छोड़ने को तैयार है, ना मुलायम का परिवार छोड़ने को तैयार है, ना शरद पवार का तैयार है, ना बादल परिवार। कल को बादल अकाली दल से टूट के चले जाएंगे, क्योंकि जो राजनीति में आया उसका निशाना सत्ता है और अपना उत्थान है। राजनीतिक शक्ति में बनूं या मेरे पहचान बने। जब उसको लगता है कि यहाँ पे घुटन है, एक परिवार का कंट्रोल है,
और फिर राजनीतिक में उनको लगता है कि इनमें आने का भी अवसर ही नहीं है, तो फिर वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखता है भी मैं किस राजनीतिक दल में जाऊं जहां पे मुझे सत्ता सुख भी मिले, मुझे मान सम्मान भी मिले और मैं अपना काम कर सकता हूँ मेरा। और अब भाजपा राष्ट्र स्तर पे किसी परिवार के साथ नहीं जुड़ी, एक विचारधारा को लेके वो चली है, उसमें कोई एक परिवार का व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए तो सभी एक जैसे हैं। जहां पे क्षेत्रीय दल ये दूसरे, अब क्षेत्रीय दल जितने निकले कहाँ से निकले हैं, या कांग्रेस से निकले हैं या जनता दल जो 70 में बनी उससे निकले। आज के समय ये मांग है, अगर आप सही अर्थों में लोकतंत्र के प्रति ईमानदार हो या आप समझते हो, तो आप अपने अहंकार को छोड़ो ना भाई। आप या तो कांग्रेस से जुड़ जाओ, अब कांग्रेस में जुड़ने के लिए गांधी परिवार छोड़ने को तैयार नहीं, उनकी ये समस्या है। या जनता दल में फिर दोबारा इकट्ठे हो जाए सारे दल, वो को बने वामपंथी अपनाएगा, कम से कम 2-3 धड़े, क्योंकि लोकतंत्र में मेरा ये मानना है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं, एक पक्षीय जो दल है वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। विपक्ष भाजपा तो मारेगी क्योंकि उसके विरोधी है, राजनीति वो स्वाभाविक है। जब आपको इस बात की समझ आए तो आप अपना अहम त्याग करो ना, अपनी संगीता छोड़ो, अपना क्षेत्रवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद पे आ जाओ। भाजपा राष्ट्रवाद पे लड़े, आप क्षेत्रवाद पे लड़ो। लोगों ने राष्ट्रवाद को पसंद किया, तो आप क्षेत्रवाद को छोड़कर आप तो छोड़ेगा तय जब आप अपना वो प्रवादवाद से बाहर निकलेंगे, क्षेत्रवाद से बाहर निकलेंगे। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अब देश के सामने चुनौतियां और है, तो उस हिसाब से अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपना परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो फिर क्या बनेगा? वो फिर आप दिन ब दिन कमजोर होते चले। आप फिर दूसरे का आरोप लगाएंगे, हाँ इसने ये कर दिया, अपनी कमजोरी पे नहीं देखे, आप अपना आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि किस कारण वो गए। जो जा रहे हैं सब भी पार्टियों से जा रहे हैं, एक से नहीं जा रहे हैं, तो जो वो साम दाम दंड भेद वो तो लगाएंगे। उन्होंने सत्ता, जैसे आपने दोनों सदनों में उन्होंने परिसीमन की बिल लाना है तो लाना है उन्होंने, ये उनकी विचार। अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो आप भी अपनी राजनीति में पहले बदलो ना। आप उस मंच को, बुनियाद को अपने को ठीक करें। आप अपनी बुनियाद, अपने विचार, अपने कुछ बदलने को तैयार नहीं, दूसरे को आप बोल रहे हो। तो ये स्थिति जब तक क्षेत्रीय दल अपने आप में नहीं बदलाव लाते, अपने आप को संगठित नहीं करते, तो ये उस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि ये कांग्रेस के साथ एक जनता दल से निकले, कांग्रेस से निकले या कोई वामपंथी से निकले, वहां पे सारे इकट्ठे हों और उनमें भी संगठनात्मकता, उन पे ये सबको जगह मिले, मान सम्मान मिले, एक परिवार का कब्जा ना रहे, बिल्कुल, तभी सक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो अपने अंदर झांक कर देखें, उसमें जो ठीक है, जो बदलाव लाने वाले, तभी स्थिति बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र के हित में एक मजबूत विपक्ष चाहिए। मैं इसका मानता हूं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते नए मुद्दे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।